So when you have two plates of the capacitor, so in this example we are taking the two plates as the parallel plate capacitor plates. उसका area A है. Now because there is redistribution of charge, यहाँ पे positive charge है, ठीक है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये भी तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है ना. हमने अभी तक क्या कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली. That electric field was due to both the charges on both the plates, प्लस क्यू माइनस क्यू या प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा के बेसिस पे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला. Now this charge minus q will experience force of attraction due to this plus q charge. This plus q charge की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो पूरा का पूरा इसके इनसाइड सरफेस पे रिजाइड करेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पूरा रिजाइड करेगा, ठीक है ना. तो ये जो इनसाइड सरफेस पे चार्ज है, रिमेंबर दिस इज नॉट आइसोलेटेड प्लेट. अगर ये प्लेट आइसोलेटेड होती तो चार्ज इधर पे भी आता, दोनों सरफेस पे चार्ज होता, ठीक है. बट इन दिस केस द चार्ज इज बाउंड टू द इनसाइड सरफेस बिकॉज देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑन द अपोजिट फेज ऑफ द नेगेटिव प्लेट. तो ये पॉजिटिव प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. ओके, दिस डेरिवेशन वी हैड ऑलरेडी डन. नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड will exert a force on this charge capital Q which is negative. तो इस पे एक force of attraction लगेगा. That force of attraction will be given by Q times this, and this force will be mutual, equal and opposite. Is this clear? So this is what has been explained in this slide. You just go through it, don't write anything. You can take it down. Afterwards I will send you the entire lecture notes in the WhatsApp. Just read it, don't write anything. Now let's look at the slide number 17.
This explains how the energy is stored between the plates of the capacitor in the form of electric field. And how do you find out the energy density, that is half epsilon naught E square? That definition, the derivation is given in the slide. So just now we derived that the force of attraction between the plates is q squared by 2 epsilon naught A, right? So this force is trying to pull this minus q, that is that plate B, towards left. And if you want to keep it in this position, you have to apply an external force F towards right to balance it out. So let us say the initial distance between the two was 0. The separation between them was initially 0, and now it has become d. So this force, which is constant, q squared by 2 epsilon naught A, right? q square upon 2 epsilon naught A. ये force जो है, ये force constant है, and when we move it by a distance d, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले वो इतने रीजन में थी, अब वो इतने रीजन में आ जाएगी. तो एजेंट जो वर्क कर रहा है वो कितना कर रहा है, क्यू स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए टाइम्स डी. और ये वर्क डन उसने किसके अगेंस्ट किया है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. यस नो. तो इस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता है तो वो एनर्जी स्टोर हो जाती है एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस. दिस इज व्हाट इज एक्सप्लेन्ड इन दिस स्लाइड. ओके, नाउ यू कैन रीड थ्रू.
ये प्लेट्स के बीच में इतना वॉल्यूम था, ठीक है। यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट थी, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट थी। अब आपने एक प्लेट को मूव करके डिस्टेंस बढ़ा दिया, जो नया डिस्टेंस है वो क्या कर दिया, कितना बढ़ा दिया आपने, ठीक है। ये जो एडिशनल वॉल्यूम आया है वो कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा d2 माइनस d1, d2 माइनस d1, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है a, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, और ये डिस्टेंस पहले कितना था, d1 था। अब डिस्टेंस क्या हो गया, d2 हो गया। ये जो एडिशनल वॉल्यूम है, बिकॉज ऑफ दैट कितना एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, वो एनर्जी आपने कैलकुलेट किया है इसके अंदर। समझ में आया। तो जो एडिशनल वर्क किया दैट इज एफ इंटू डिस्टेंस डी मूव फॉर दी प्लेट्स, प्लेट से कितने मूव किया d2 माइनस d1, ठीक है ना। अब इसी चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए जब कैलकुलेट करोगे, तो जो एडिशनल वर्क डन आया था, दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय द एडिशनल वॉल्यूम दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, जब उसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द रिजल्ट हाफ एप्सिलॉन नॉट E square. E is the electric field in that region. Now this expression is derived for a specific case of parallel plate capacitor, but this is universally applicable. Even if the electric field is not because of the plates of the capacitor, it is because of any point charge or anything, you can find out the potential energy per unit volume, which is known as energy density. So this is what has been explained in this slide. Now, this is about corona discharge. And if you remember, when we were studying about the four important properties of the conductor, out of those four हमने तीन properties को already prove किया था. We had a discussion, analytical discussion on these 4 points, if you remember, that any conductor which is in electrostatic equilibrium has following four properties. First is that the electric field inside will always be zero. The electric field inside is always zero. Second is, if an isolated conductor carries a charge, the charge resides on its surface. So third point is the electric field just outside is sigma by epsilon naught. ये सब हमने already Gauss law की help से prove किया था. Then there was this fourth point, that is on any irregularly shaped conductor, the surface charge density will be greatest at locations where the radius of curvature is smallest. इसको अब हम लोग यहाँ पे explain करेंगे in this slide. ठीक है, so just read it, then I will explain. So you have two spheres A and B, and we are assuming that they are separated by a faraway distance. Okay, so did you get this point, how the charge density is inversely proportional to the radius? Any doubt? अब आपने कोई arbitrary shaped body ले ली, ठीक है। तो इस arbitrary shaped body के अंदर अगर तुम देखोगे तो ये एक तुम्हारा स्फीयर एज्यूम कर सकते हो तुम एक इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो फ्लैटर है, दिख रहा है। What you can assume is that there is a sphere, तो ये जो फ्लैटेड सरफेस है वो एक बड़े स्फीयर का पार्ट है, ऐसा अज्यूम कर लो, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इसका एक रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा,
इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कुछ होगा। अब अगर मैं यहाँ पे फ्लैटर सरफेस की जगह में कर्व सरफेस जहाँ पे E2 दिखा रहता है उस पर आता हूँ मैं, तो यहाँ का जो सरफेस होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कम होगा। कैन यू विजुअलाइज दैट? हमने क्या किया, दो इमेजिनरी सरफेसेस लिए, वन स्फीयर का इमेजिनरी पार्ट इधर पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये इसके मतलब बड़े स्फीयर का और छोटे स्फीयर के सरफेसेस का पार्ट है, इज इट क्लियर? तो यू कैन सी दैट जहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा है, जहाँ पे शार्पनेस है, वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। तो जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये सर ना। तो यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1। तो यू कैन सी दैट R1 is greater than R2, therefore sigma 1 will be less than sigma 2। तो अगर मैं R को रिड्यूस करता जाऊँगा मेरा सिग्मा बढ़ता जाएगा, और अगर मेरा सिग्मा बढ़ेगा तो मेरा E भी बढ़ेगा। Why? Because E is given by sigma by epsilon naught. Just outside the surface of a conductor, electric field is given by sigma by epsilon naught. तो जितना ज़्यादा सिग्मा होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, yes or no? So this is what has been explained, or what this slide is trying to explain, that जहाँ पे शार्पनेस है, जहाँ पे कर्वेचर ज़्यादा है, वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, फ्लैटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी कम होगी। इज दैट क्लियर? बिकॉज दीज टू सरफेसेस दे आर कनेक्टेड विद अ कंडक्टिंग मीडियम, तो ये इक्विपोटेंशियल है। If they are equipotential, then sigma 1 by sigma 2 will be equal to R2 by R1. That will apply. Is that clear? Now what will happen is, if the value of electric field keeps on increasing, आपका अगर सपोज करो इस टाइप की कोई बॉडी है, एकदम शार्प बॉडी है, एंटायर चार्ज विल रिजाइड एट द टिप ऑफ इट, क्योंकि इसका तो कर्वेचर कुछ है ही नहीं, कर्वेचर इज व्हाट, इन्फिनिटी। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, इन्फिनिटी है, ये फ्लैट है ना, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कुछ आएगी नहीं, तो ऑल दी चार्ज विल रिजाइड ऑन द टिप, एंड इफ द चार्ज रिजाइड्स ऑन द टिप, तो यहाँ का सिग्मा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका आर विल बी टेंडिंग टू जीरो, ये सर नो, तो सिग्मा विल बी वेरी हाई। The sigma is very high, electric field is very high. So what can happen is that because of this strong electric field, it may so happen that the medium present near that pointed object, that will become polarized and it will conduct the charge through it. तो आपका चार्ज क्या होगा, वहाँ से लीक आउट हो जाएगा, and when this happens a spark is produced which is generally colored, that is why the name of corona discharge is given. Is that clear? अब आप इस स्लाइड को पूरा पढ़ लीजिए। सर हाँ बोलो बेटा।